गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 13 अप्रैल 25 का द हिंदू। तो इसमें 4-5 टॉपिक आज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला टॉपिक है तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा 10 बिल की अधिसूचना जारी करना या अधिसूचित करना। 10 बिलों की अधिसूचना। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिल की अधिसूचना जारी हुई है तो मतलब ये कानून बन गए हैं। मतलब ये कि 10 विधेयक कानून बन गए हैं। अधिसूचना जारी होते ही। तो यहाँ पर हमें विधेयक या बिल और कानून में अंतर समझना होगा। पहली बात तो एक जो विधेयक होता है राज्य में राज्य सरकार के द्वारा जो, और उसका जो कानून को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट, और बिल को बोलते हैं इंग्लिश में बिल। ठीक है। तो बिल से एक्ट कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो पहले जो बिल होता है उसको पेश किया जाता है कहाँ? विधानमंडल में। राज्यों में होता है विधानमंडल। विधानमंडल पारित कर देगा। विधानमंडल यहाँ पर अगर दो सदन हैं मतलब ये विधानमंडल में कि एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। कहीं कहीं पर विधान परिषद राज्यों में नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ पर है वहाँ बात है। ठीक है। तो विधेयक को विधानमंडल में पेश किया जाएगा, तो वो विधानसभा में पेश किया गया है या विधान परिषद में, इन दोनों ही जगहों से क्या है? इन दोनों ही जगहों से इसका पारित होना आवश्यक है। ठीक है। विधानसभा है, विधानसभा से पारित हो, परिषद है तो यहाँ से भी पारित हो। ठीक है। अगर केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा से पारित हो, अगर दोनों है तो दोनों जगहों से पारित हो। तो विधानमंडल से हो जाएगा क्या? पारित, मतलब ओके हो गया। अब इस ओके के बाद ये बिल जाएगा किसके पास? इसके बाद जाता है ये बिल राज्यपाल के पास। राज्यपाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर। बिल भेजा जाएगा राज्यपाल के पास, और अगर राज्यपाल ने ओके कर दिया तो ये बन जाएगा कानून। तो कानून और बिल के बीच क्या अंतर है? राज्यपाल की सहमति का। राज्यपाल ने क्या दे दी? सहमति। तो कोई भी कानून तब तक विधेयक रहता है जब तक कि राज्यपाल की सहमति नहीं मिल जाती। कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो कोई कानून तब तक बिल है जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिल जाई तब तक। ठीक। और ये है कानून बनाने की प्रक्रिया। और जब ये कानून बन जाता है एक्ट, इसके बाद जारी होती है अधिसूचना। सबको सूचित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मामला डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ये प्रक्रिया है कानूनी रूप से संविधान में जो उल्लिखित है। यहाँ राज्यपाल जो सहमति देता है, इस प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद कौन सा है? 200।
अनुच्छेद 200 में लिखा है कि राज्यपाल इस पर सहमति देगा, उसके बाद कानून बन जाएगा। इन 10 बिलों के संदर्भ में क्या हुआ कि विधानमंडल ने पास कर दिया बिल, राज्यपाल के पास आया, मतलब ये 10 बिल थे एक साथ में, ठीक। विधानमंडल ये रही दोनों, एक है या दो है वहाँ पर जो भी है, यहाँ पर पास कर दिया इसने, ठीक। फिर राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने क्या किया कि ओके नहीं किया, क्या नहीं किया, सहमति नहीं दी। क्या किया, इन बिल को राज्यपाल महोदय ने फिर से यहाँ भेज दिया विधानमंडल में, पुनः वापस कर दिया विधानमंडल में। विधानमंडल ने फिर से क्या किया, पारित किया और फिर राज्यपाल को भेज दिया, तो बिल फिर राज्यपाल के पास आ गया। ये 10 बिल यहीं पर पड़े हुए थे और समय बीत गया, 4-6 महीने बीत गए, ये यहीं बिल पड़े हुए थे। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि केस कर दिया राज्यपाल पर। क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर केस कर दिया, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या किया, यही इम्पोर्टेंट है। निर्णय में कहा कि ये 10 बिल पारित हुए माने जाएं। 10 बिल पारित हुए नहीं, 10 बिल माने जाएं कि राज्यपाल ने सहमति दे दी। 10 बिल मान लिए जाएं, ये 10 बिल को कि राज्यपाल ने सहमति दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश से इन 10 बिलों को कानून में तब्दील कर दिया। मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये 10 बिल ऐसे हैं जिस पर राज्यपाल ने सहमति तो नहीं दी, फिर भी वो कानून बन गए। तो कैसे बन गए, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से वो बिल कानून बन गए। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये पहली बार हुआ है देश में कि कोई विधेयक सीधे कानून बन गया हो जबकि राज्यपाल ने सहमति ना दी हो। इसलिए ये आवश्यक है और वही बिल सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं, तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी होंगी। यहाँ पर जो सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको लेकर के, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या क्या निर्णय इसमें दिया सुप्रीम कोर्ट ने, प्रक्रिया आप लोग समझ चुके हैं। तो मामला सिर्फ ये हो गई आपकी विधानमंडल, यहाँ से बिल पारित होके राज्यपाल के पास जाता है, ये आपका राज्यपाल हो गया, ठीक। अब अनुच्छेद 200 के तहत शक्ति इसको मिली हुई है, जिसको, राज्यपाल को, कोई बिल आए तो उस पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। आर्टिकल लिख दिया हमने, तो राज्यपाल को शक्ति मिली क्या क्या कर सकते हैं इस पर। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प यहाँ पर हैं। नंबर 1, या तो वह सहमति दे दे बिल पर, और सहमति दिया तो कानून बन गया, ये तो बढ़िया काम। दूसरा, सहमति न दे, ठीक। अगर सहमति नहीं देगा तो कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा हो सकता है वो वापस कर दे, किसको वापस करेगा, विधानमंडल को वापस करेगा जहाँ से आया था। और चौथा विकल्प क्या होगा राज्यपाल के पास, चौथा होगा आरक्षित कर ले,
क्या कर ले, रिजर्व, आरक्षित। किसके लिए? इसलिए आरक्षित कर ले कि ऐसा है बिल हम भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। ये 4 विकल्प संविधान के द्वारा राज्यपाल को अनुच्छेद 200 में दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्प्यूट था इसी को लेकर था कि सहमति ना दे, इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। मतलब ये कि सहमति नहीं दिया और लंबे समय तक उसके पास पड़ा रहे बिल, सहमत ना दे और लंबे समय तक पड़ा रहे, तो ये हो गई स्थिति वीटो की। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सहमति ना देने में जो इनको समय लग रहा था कि ऐसा है हम सहमति नहीं देंगे, लंबे समय तक पड़ा हुआ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया। संविधान में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है कब तक आपको सहमति देनी है। उसमें केवल लिखा है कि सहमति देनी है लेकिन जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें देखिए क्या किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कुछ चीज़ें राज्यपाल को बता दी हैं कि कैसा कैसा करना है। ठीक, क्या क्या किया है। तो चारों परिस्थितियाँ ये संविधान के अनुसार हमने अब देखी। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें। तो राज्यपाल के बारे में 2 चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। क्या? राज्यपाल काम करता है सलाह पर। किसकी सलाह पर? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। तो उसके पास 2 विकल्प हैं, या तो सलाह से काम करे या फिर सलाह के विपरीत, मतलब अपनी हिसाब से। कोई बिल आया तो उसके पास 2 तरीके हैं। अगर वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर रहा है तो उसे 1 महीने में निर्णय लेना होगा, सहमति देनी होगी 1 महीने में, 1 मंथ में निर्णय लेना होगा कि बिल पर कार्रवाई क्या करनी है, सहमति देनी है या रिजर्व करना है। अगर वह सलाह के विपरीत काम करता है तो उसके पास 2 विकल्प, सलाह के विपरीत जब काम करेगा तो या तो सहमति नहीं देगा, सहमति ना देना, विदहोल्ड, या फिर आरक्षित कर लेगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। इन दोनों ही केस में जो कुछ करना है 3 महीने का समय मिलेगा। राज्यपाल को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। ठीक, और अब राष्ट्रपति के लिए इसने आरक्षित कर दिया तो बिल जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को भी 3 महीने में दिए निर्णय लेना होगा। निर्णय क्या लेना है? या तो सहमति दे दें या वापस करें। देखो इनके पास भी 2 विकल्प, या तो ओके कर दो तो कानून बन जाए, नहीं ओके करना है मतलब वापस करना है तो 3 महीने में आप वापस कीजिए। वापस कहाँ जाएगा? विधानमंडल, जहाँ से चला था बिल।
और वापस करते समय कारण सहित वापस करना होगा। तो यहाँ पर सबके लिए टाइम लाइन फिक्स कर दी गई कि कौन कब निर्णय लेगा। एक बात यहाँ और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो राष्ट्रपति ऐसे बिल को सुप्रीम कोर्ट भेजेगा सलाह के लिए। कौन सा अनुच्छेद? 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है। तो उसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है और उसके ओपिनियन ले सकता है संवैधानिक कोर्ट से और उसके अनुसार काम कर सकता है। तो ये राज्यपाल के लिए बिल के संदर्भ में प्रोसीजर फिक्स किया गया है। यहाँ एक और बात है, अगर ये बिल वापस करते हैं राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मान लीजिए इनके पास बिल आया, एक कंडीशन इनके पास आया, इन्होंने क्या किया कि इसको वापस कर दिया। वापस गया, कहाँ जाएगा? वहीं विधानमंडल में, और विधानमंडल ने क्या कर दिया? उसको फिर से पास किया, तो फिर इनके पास आएगा। अब जब पुनः इनके पास आएगा राज्यपाल के पास, तब इनके पास क्या विकल्प होगा? तो इनको पहली बात ये है कि सहमति देनी ही होगी, अनिवार्यता सहमति देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ साफ, 1 महीने का समय है, उसमें आपको सहमति देनी पड़ेगी। अगर बिल जो बिल वापस गया था, सेम बिल आया है वापस, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अगर कुछ ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, मटेरियल चेंजेस बोला गया है, तो ये रिजर्व कर सकते हैं। मटेरियल चेंज होने पर रिजर्व करेंगे। अगर जो बिल भेजा था वही बिल विधानसभा ने फिर से पास कर दिया, तब तो सहमति देनी ही पड़ेगी। अगर कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुए तब वह रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, अदरवाइज उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये इस संदर्भ में हमने पूरा आपको समझाया कि प्रोसेस कैसे है। तो राज्यपाल को बाउंड कर दिया गया है, अपना निर्णय लेने के लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग होप सो समझ गए होंगे। थोड़ा सा इशू कम्प्लेक्स है, बट थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ है। टाइगर ट्रम्प ये किसके साथ होता है भारत का अभ्यास? अमेरिका के साथ में। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक सारस मार्क 2 करके आया है। ये क्या है? एक एयरक्राफ्ट है, सिविलियन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जहाज समझ लीजिए, एयरक्राफ्ट है। इसमें 19 सीट्स हैं। ठीक, मार्क 2 क्या है? सेकंड वर्जन है। इसका जो पहला वर्जन था वो क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पहला वर्जन मार्क 1 जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसकी वजह से क्या किया गया? अब सारस का दूसरा वर्जन विकास किया जा रहा है जो और अधिक सुरक्षित हो। ठीक है, क्रैश कर गया था 2009 में, जिसमें एयरफोर्स के काफ़ी जो वो थे चालक दल, उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। इसलिए इसका दूसरा वर्जन विकास किया जा रहा है जिसका नाम है सारस मार्क 2।
विकास कौन कर रहा है? CSIR का NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? अच्छा, इसकी टेस्टिंग के लिए कह रहे हैं 2027 तक हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं, कब तक करेंगे? सारस मार्क 2 एक एयरक्राफ्ट है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एयर एम्बुलेंस के रूप में कर सकते हैं, या जो टाउन और सिटीज़ में परिवहन के लिए कर सकते हैं। जैसे उड़ान स्कीम हमारी चल रही है तो उसके तहत हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है ग्लोबल कार्बन टैक्स। ग्लोबल कार्बन टैक्स, वैश्विक कार्बन कर। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन पर कर लगाया जाएगा। कार्बन मतलब कार्बन के उत्सर्जन पर कर लगाया जाएगा। ये क्या होगा कर? वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाएगा। कौन लगा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, ये बात है। जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग मतलब जहाजरानी इंडस्ट्री, शिपिंग उद्योग जो है विश्व का, कहाँ का? विश्व का, किसी देश की बात नहीं हो रही है। पूरे विश्व का जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो जहाज इंडस्ट्री है, मैरीटाइम जो समुद्री जहाज, इन पर कर लगाया जाएगा। कर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कार्बन का जो उत्सर्जन है ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन हरित टेक्नोलॉजी, उनको अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, कर लगाया जाएगा तो इससे क्या आएगा? पैसा। कर से तो पैसा मिलेगा, तो इस पैसे का इस्तेमाल भी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए हैं, लेकिन अभी ये नहीं समझे हम लोग कि लगाएगा कौन। एक संगठन है IMO, पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ये हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। तो वहीं पर इसका जो प्रस्ताव है पास किया गया है। अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, UN एजेंसी भी है ये, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। यहीं पर इस प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसमें भारत ने भी पक्ष में मतदान दिया है कि टैक्स लगाया ही जाना चाहिए। तो किसी उद्योग पर, पूरे के पूरे इंडस्ट्री पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, ये इसका पहला प्रयास है कि पूरे उद्योग पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ जो देखनी है, वोटिंग जो हुई, यहाँ पर वोटिंग की गई, तो भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश इसके पक्ष में दिखाई पड़े, और विपक्ष में वो देश थे, कौन से देश थे? जो ऑयल का उत्पादन करते हैं, जैसे आपका सऊदी अरेबिया, आपका UAE, रूस। ये देशों ने कहा कि भाई ये टैक्स ठीक नहीं है, इन लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। कुल मिला के ग्लोबल कार्बन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो आपने समझ लिया कि होता क्या है। इसी के साथ हम लोग आज ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर।